सरकार के ऊपर, राज्यों के जो कारखाने हैं करंट के, उनके ऊपर ठोका जा रहा है। ये क्या नीति है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक परिवर्तन आने का बहुत सख्त जरूरत है इस देश में। तो इन बातों पे भी सोचना चाहिए। ये कोल रिजर्व्स का भी मैंने दे दिया आपको, स्ट्रेस्ड एसेट्स का भी जिन्होंने पार्लियामेंट को दिया है, ये भी मैंने दे दिया है आपको। मेरा विनती है आप लोगों से कि जनता तक आप ले जाए। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा चीज, हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। खाली नाराबाजी होता है, कहा जाता है, कहानियां सुनाया जाता है, लेकिन सही तौर पर जो जेंडर बायस्ड अप्रोच है उससे हम उबरते नहीं हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया को अगर परख के देखा जाए, जिन जिन देशों में, जिन जिन समाजों में, हर सेक्टर में, देश के हर सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, वो समाज बहुत आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छा तरक्की किया। लेकिन हमारे देश में करते नहीं हैं हम लोग, कहते हैं बहाने के लिए, कुछ कुछ मात्रा में करके ही हम उसमें बड़ा लोगों को बहला फुसलाते हैं। ये गलत रवैया है। भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, भारत का वुमेन पॉलिसी में सख्त बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं जब केंद्रीय मंत्री था, उस समय के नेताओं से मेरा आर्गुमेंट भी था, मैंने बताया भी था, मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं पाया। लेकिन बीआरएस के पॉलिसी तौर पर मैं अनाउंस करता हूँ, सारे देश को बताना चाहता हूँ, बीआरएस का सरकार अगर आ जाए देश में, तो बिल्कुल हर चीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ा, उन लोगों को शासक बना देंगे। वो बहुत आसान तरीका है, लोग अब कहानियां सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हमने एक सुझाव दिया था उस समय। अभी जो मैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस। हमारा पॉलिसी है सीधा कि हिंदुस्तान के हर असेंबली में और हर काउंसिल में, जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है एमएलसीज का, असेंबली में, काउंसिल में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सीधे ही बीआरएस सरकार बनने के बाद एक ही साल के अंदर 33% सीटें बढ़ाएंगे। इमीडिएटली बढ़ा के वो सारे 33% सीटें महिला के रिजर्व किया जाएगा। हम वायदा करते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ, भारत देश के, कि एक साल के अंदर ही, ये मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा देते हैं। बिल्कुल 1/3% विल बी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बढ़ा दिया जाएगा। एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स सर्विस will be invited into all walks of the life of the country as much as possible. इससे भी काफी मतलब बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा चीज यह है, आज तक हमारे देश में एक रूटीन तमाशा, रूटीन कहानियां सुनाए जाते हैं। हमने आपको दिया है पॉलिसी के तौर पर, कुछ बात कह रहा हूं मैं, रीइन्वेंटिंग इंडिया में कई चीज है, उसका दया करके आप लिखे। कुछ चीजें हैं जो हमारे जनरेशन अगर अच्छा ताकतवर भारत बने, खाली बातों में नहीं, जैसा कि हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सा बेटी पढ़ा, कौन सा बेटी बचा, कैसा बचा, पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है। नारा तो खूब लगा था, लेकिन हाथरस में बेटी का साथ क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ, हर दिन हमारे उत्तर भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं। शर्म से हमारा सर झुक भी जाता है कभी कभी। तो ऐसे नारा नहीं, सही सही होना चाहिए, सही तौर पर होना चाहिए, कट्टरपंथी तरीके से होना चाहिए। इन सब के लिए चाहिए होता है स्ट्रांग विल, पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव होता है। ये होते हुए हमने देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश को तरक्की करना है, देश की आर्थिक नीति को बदलना है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। अनटिल अनलेस वी लिवरेज द इंडियन इकोनॉमी,
अब इसी में घूमते रहेंगे, इसी में चेते करते रहेंगे, इसी में टैक्स लेते रहेंगे, छोटे छोटे लोगों से खींचते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को माफ़ करते रहेंगे। ये गोल गपला ये नहीं चलेगा इससे। हकीकत में जैसा कि मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ता है। कहा गया कि मेक इन इंडिया, इट हैज़ बिकम जोक इन इंडिया। क्या हुआ है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है? मेक इन इंडिया जो नारा आया उसका एनवायरनमेंट बना, यहाँ पे एनवायरनमेंट कम से कम क्रिएट हुआ, कोई एक महत्वपूर्ण एसईजेड आया ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूँगा, विस्तार में फिर बाद में कहूँगा, लेकिन आज बताना पड़ेगा इतना मुझे। आज के स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिंदुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे तरफ वो कंपनीज रुक नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, ईज ऑफ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं आने दिए? एक कंपनी है जिसे हमने खुद बात की, फाइजर कंपनी, टीका, जो कोरोना के टाइम पे कितना भी कोशिश करके उसको रोका गया, यहाँ नहीं आने दिया। क्यों, क्या वजह है? इसके कारण क्या है? जबकि जनता चाह रहा था हमको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे लोग, फिर भी रोका गया जबरदस्ती से। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग में बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कहीं मेरे साथ कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने दिया। क्या बात है? अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते हैं। उल्टा फिर लोगों को गुमराह करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। वेयर इज द एनवायरनमेंट इन इंडिया? मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरनमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आते। जो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके इन्फ्लेट करेंगे शेयर मार्केट में, क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। ये प्रकार चल रहा है। तो इसीलिए ये सारे गरीबी को मिटाना है, सारे चीज़ों को लागू करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है इंडियन इकोनॉमी को लिवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण तरीके से नई नीतियाँ, रिवोल्यूशनरी नीतियाँ, जिस प्रकार से चाइना ने अपनाया था, जिस प्रकार से सिंगापुर ने अपनाया था, जिस प्रकार ने मलेशिया ने अपनाया था, जिस प्रकार से साउथ कोरिया ने अपनाया था, वो वैसा हिंदुस्तान को करना चाहिए। उस तरफ भी भारत राष्ट्र समिति पूर्ण प्रयास करेगी। आगे चल के विस्तार में हम ये पॉलिसी भी देश के सामने रखेंगे। जो बातें हम कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, ये तो प्रेस मीट में कह रहे हैं, इसका पूरा डॉक्यूमेंट बन रहा है। भारत राष्ट्र समिति का पूर्ण पॉलिसी देश में रखना है। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम एक चुनाव के लिए 2 सीट जीतने के लिए भारत राष्ट्र समिति नहीं है भाइयों। भारत राष्ट्र समिति एक मिशन है। इट विल वर्क ऑन मिशन मोड। राजनीतिक रास्ता से देश के विचारधारा में, राजनीति के विचारधारा में, गवर्नमेंट को चलाने में, संविधान को इम्प्लीमेंट करने में पूर्ण रूप का परिवर्तन चाहता है बीआरएस। वो आए बिना ये देश बिल्कुल विकास नहीं करेगा। ऐसे ही झूठे वायदे जो 75 साल हम पे गुजरा है, हालात यहाँ पे आ गया। 75 साल इतने लंबे लंबे भाषण, इतने वायदे, इतने मैनिफेस्टोस, इतने चुनाव, ये सब प्रक्रिया देखने के बाद आखिरकार दिखता क्या है सामने? महाराष्ट्र जैसा एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग राज्य में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या क्यों होता है? ये नज़ारा क्यों दिखता है? ये क्यों रहना चाहिए ऐसी स्थिति? यही भारत है। यही इसी भारत का सपना था। हमारे आज़ादी के जो सिपह सलार थे, हमारे लिए अपने जान कुर्बान दिए थे। शहीद भगत सिंह का यही आशा था आज़ादी के लिए। वो क्यों फांसी का फंदा गले लगाए थे? इसी चीज़ों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए एलआईसी के लिए क्यों भेज रहे हैं भाई? दुनिया में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, बेहतर कंपनी बीमा कंपनी है। क्यों एलआईसी में दखल अंदाज कर रहा है? एक तरफ से अदानी के इन्वेस्ट करो, 87,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन अदानी। झूठा उनको प्रेशर डाल के आज स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा, नहीं नहीं हमारा कोई घाटा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ।
देश को गुमराह करने के लिए। क्या बात है, वो आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे हैं हम विपक्षी दल, क्यों नहीं मान रहे? सरकार को मानना चाहिए, चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डालो। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, बिल्कुल इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक हफ्ते भर में 10 लाख करोड़ का उनका एक बाष्पीकरण जैसा बात हो गया है। 10 लाख करोड़ छोटी बात नहीं होती है, जिसमें हमारे इंडियन बैंकिंग व्यवस्था पूरा इन्वॉल्व है, LIC इन्वॉल्व है, और जनता का पैसा है, जनता का इन्वेस्टमेंट है। सोचता सारा देश आक्रोशित है इस बात से। तो इसलिए बाज़ाब्ता चर्चा करो पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, या आपको दोषी ठहराना पड़ेगा, देश आपको दोषी मानेगा, मान के ही चलेगा? बिल्कुल आप ही को दोष देंगे, देश देना ही पड़ेगा मजबूरन। फिर क्या करे, किसको दोष दे? सभी जानते हैं मिस्टर अदानी आपके मित्र है, आपके बदौलती वो इतने बड़े हैं। कोई मामूली बिजनेसमैन 2 साल के अंदर दुनिया का 2 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 बिलियनर इन फोर्ब्स लिस्ट। ये पॉसिबल है, संभव है? किसी मामूली बिजनेसमैन को संभव हो जाएगा? बिल्कुल सब जानते हैं, बात को आप नहीं छुपा सकते। बेटर यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए मान जाइए, सभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ही रहेंगे उसमें, आपका क्या जाना है उसमें? क्यों? और LIC को हम साफ सीधा कह रहे हैं, LIC के कर्मचारियों को, LIC के एजेंट्स को 25 करोड़ जो जनता LIC में खाता अपने खुले हुए हैं, उनको हम आश्वासन दे रहे हैं, चाहे मोदी सरकार उसको प्राइवेट कर दिए, लेकिन LIC को हम फिर राष्ट्रीयकरण करेंगे 100%। विल कीप इट इन पब्लिक सेक्टर। इसीलिए LIC के जितने भी मतलब एजेंट है, कर्मचारी है, सभी बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। इस प्रकार का परिवर्तन आएगा, हिंदुस्तान में जरूर आएगा, अभी प्रयास शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, ज्ञान हर किसी के पास हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आदमी पैदा होते ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, लेकिन इतना तो हमारे को होना चाहिए, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। हमारे पास अगर नहीं हो, उपलब्धि नहीं हो, जिस देश में है अच्छे अच्छे उदाहरण है वहाँ से लेना, इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है हमारे देश में, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, अब तक ऐसा प्रयास नहीं किया है। तो इस गति से आज जिस प्रकार से देश चल रहा है, हमारा एक तरफ से डाउनग्रेड में हम जा रहे हैं। इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनता, दुनिया का पॉपुलस कंट्री हम बन गए ऑलरेडी। चाइना से भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ गया, अभी नए हिसाब किताब बता रहे। तो इससे हम खिलवाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए देश के युवा से, देश के किसानों से, देश के प्रजा से, देश के जनता से हमारे अनुरोध है, पहली बार मैं BRS बनने के बाद आप ही के पास आया नांदेड़ में, तेलंगाना राज्य छोड़ के। इसके बाद मेरा अगला प्रेस मीट दिल्ली में होगा, तो इसीलिए मैं इतनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको ज़्यादा ट्रबल दिया मैंने सुबह से, तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, ये बात जनता तक पहुँचाए। और आप एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, 1 at a टाइम प्लीज़। नहीं, नो एंग्जाइटी प्लीज़, वन एट ए टाइम। मैं हूँ भाई, बैठो आप आराम से, मैं हूँ। तो ये बात है, तो इस पर सुनिए, एक मिनट सुनो ना, जल्दी क्यों कर रहे? आई एम हियर। इस देश को हर लिहाज से बचाना है। जाति के नाम पे तोड़ना भी विराद है, हम विरोध करते हैं उसके। मजहब के नाम पे भी तोड़ो, इसका हम विरोध करते हैं। देश का विभाजन भी ठीक नहीं है देश के भविष्य के लिए। देश के पूरे जितने भी सिटीजन्स है, सभी एक ही दर्जे के हैं, सब एक साथ रहे, इकट्ठे रहे, सभी मिलजुल कर देश का तरक्की करे, ये हम चाहते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिसी होगा। और कुछ अन्य बातें हैं तो एक एक करके पूछिए। मैं आई एम हियर, प्लीज वेट। सर, इस नोट में रिफॉर्म की बात की गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप नोट पे कहा गया है कि 6 मंथ के अंदर स्टेट एंड सेंट्रल इलेक्शन शैल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। इसको आप अगर थोड़ा विस्तार से बता सकें। और जुडिशियल रिफॉर्म में किस तरीके के रिफॉर्म की आप बात करते हैं? ऐसा है, आज जो चुनाव हो रहे हैं
इस बात को कई बार चर्चा देश में हो रहा है कि एक चुनाव आता है, कोई मिड टर्म पोल, पूरे राज्य में कार्यकाल बंद, बैन, इलेक्शन बैन। कहीं एक असेंबली में आता है, पूरे जिले में बंद, टप। इस प्रकार का विकास में भी ये बाधा पड़ रहा है। हर किसी का चिंता है कि ज़्यादा बार बार चुनाव ना हो, इसका कुछ तरकीब ढूंढा जाए। इसमें कई मतलब प्रपोजल्स है, हमारे सामने भी कुछ प्रपोजल है। उसमें मैंने दिया एक चीज़, जहाँ सरकार गिर जाता है किसी राज्य का, तो बाकी टाइम के लिए ही चुनाव हो, 5 साल के लिए फिर ना हो, ऐसे कुछ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, इस चीज़ को पूरी विस्तार से, मैंने कम चीज़ बताया आपको, एजुकेशन पे भी बात करना है, हेल्थ पे भी बात करना है, कई अन्य चीज़ें भी है। बीआरएस पॉलिसी की टोटल ड्राफ्ट बन रही है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फॉर्मर जजेस है जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है, वो लोग लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस भी है, वो लोग भी लगे हुए हैं। कई श्रेया पांड्या, कौशिक बसु जैसे, गोविंद राव जी जैसे अर्थशास्त्री भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कई शास्त्रज्ञ हैं जैसे अशोक गुलाटी जैसे एग्रो इकोनॉमिस्ट भी है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है। और कम से कम एक 50-60 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स भी है, राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के दर्जे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बड़े पोस्टों पे काम करने वाले लोग भी है। एक 100-125 लोगों की गुट इस पे काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में कुछ ही समय में हम देश के सामने उसको पेश करेंगे। सर एक मेरा सवाल है सर अभी आपने जो नो एंग्जाइटी प्लीज, वन एट ए टाइम। एक बार पूछ रहे ना भाई, सर पूछने दो। इधर से क्लिक। Sir, this is Srinivas from Deccan Chronicle. Sir, you have been pushing the नहीं आ रहे। Sir, you have been pushing the welfare and development agenda, and you have intensified this when you have shifted to BRS to fight against the national parties at center. Sir, when it comes to ideological stand, what would be your ideological stand to fight against the divisive forces and hatred, spreading hatred? So what would be your ideological stand in a fight against the divisive forces as a BRS? I have made it very clear just now that all citizens will be treated equal. There should be no division, no disrespect to anybody. Everyone shall get their right. Everyone shall be respected. This is our policy. इसके विरोध में जो काम करेंगे उसके विरोध में हम डटकर कहेंगे जनता को, वही हमारा पॉलिसी है। सर मेरा एक सवाल है माफी के साथ। सर इधर आप महाराष्ट्र में आए हैं, नांदेड़ भूमि में आए हैं, इसलिए नांदेड़ के पत्रकारों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए सवाल करने का। आप जो है आपके करीबी है शायद वो लोग, इसलिए आप उधर देख रहे हैं। नहीं है ना सर? हाँ तो सर आप मेरा एक सवाल सुनिए। अभी आपने ज्यादा करीबी आप ही है। सर मेरा सवाल अभी आपने जो भी बात रखे उसमें आपने मोदी की पॉलिसीज पर तीखी टिप्पणियां की, तनकीद डिसाइड किया, मगर सर एक हकीकत ये भी है कि आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। आपकी जो पार्टी है वो पार्लियामेंट में पिछले कई दिनों से मोदी की द्वारा जो बिल लाए गए उन्हें सपोर्ट कर रही है सर। तो आप फ्यूचर में आपका स्टैंड जो है सर कई सारे बिल है, मैं बोलता हूं ना सर, इवन जो है आपने कौन सा बिल सपोर्ट किया बताओ? राष्ट्रपति इलेक्शन में भी जो है वोट के ताल्लुक से राष्ट्रपति नहीं, किसान का बिल, किसान का जो से सर उसको लेके जो है आपकी पार्टी का जो स्टैंड, हमने कभी समर्थन नहीं किया। स्टैंड क्लियर नहीं था। सारी आपने नहीं देखा होगा। ट्रिपल तलाक हमने बिल्कुल विरोध किया। ट्रिपल तलाक के वो लेके किया, स्टैंड क्लियर नहीं था। बिल्कुल विरोध किया हमने। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, एनआरसी का विरोध किया, ट्रिपल तलाक विरोध किया। अच्छा आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सर। आप विचारधारा की बात करते हैं, हाँ? तो विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो मुसलमानों के बारे में आपका क्या बता दिया ना भाई। उसके बाद मुसलमानों के लिए सुनिए ना, नहीं हुआ सवाल मेरा सवाल है। शमशाबाद में मस्जिद जो है तो शहीद कर दी गई, ऐसे कई मस्जिद है हैदराबाद में जिसके विरोध में एमआईएम पार्टी एमबीटी उतरी मैदान में। उसके बाद आपने जो वादा किया था मस्जिद तामीर करने का वो भी हमने वादा नहीं किया और कार्रवाई भी कोई अधिकारियों पे नहीं किया। हमने कहाँ किया? तो आप क्या बोलना चाहते हैं मस्जिदों के बारे में? हमने वादा कहाँ किया? तो शमशाबाद के मस्जिद के बारे में आपका हमने क्या नहीं किया था ना सर? ना हमको कोई पूछा है ना हमने वायदा किया है, तो आप ये गलत बोल रहे सर हैं। आपकी हुकूमत है, आप कार्रवाई करेंगे क्यों अधिकारियों पर? देखिए ऐसा, एक मिनट सर जिस मस्जिद शमशाबाद के बारे में आप बोल रहे हैं, हमने कभी उसके ऊपर वायदा किया ना, टीका किया ना, टिप्पणी किया। कार्रवाई भी नहीं करे सुनिए ना,
उसका शहादत हमने नहीं किया, नहीं, हमारे उसका कोई ताल्लुकात भी नहीं है। तेलंगाना राज्य बनने से पहले कई साल पहले वो हुआ था। आप जो बात कह रहे हैं हुआ नहीं हुआ वो भी मुझे नहीं मालूम है। आप जैसे लोग आके बोलते हैं। विरोध तो सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, 2022 में आपने आंदोलन सवाल पूछे तो सुने ना भाई। आप यूं ही इल्जाम लगा दिए, ऐसा नहीं लगा सकते आप। आपकी हुकूमत नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत हमारी है भाई, कि हम आप कहे तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे क्या? 14 से ऐसा नहीं है सवाल, बिल्कुल बात सीधी है। हर किसी का इज्जत होना चाहिए, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, किसी का तोड़ ताड़ की बात नहीं होना चाहिए। हर किसी का सेम तरीके से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का तरीका है। अभी भी आपके साथ में मुसलमान के कोई लोग मौजूद नहीं दिख रहे और कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता है। महाराष्ट्र के साथ भी आपका कोई नेता नहीं बड़ा है। अजीब आदमी है आप। सर आप है ना भाई, मेरे साथ में बात बहुत हो गया। सर मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था हाल ही में, यस प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन बजट अनाउंस हुआ था, जी जी जी, बजट यूनियन बजट जो अनाउंस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें तेलंगाना को कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं मिले हैं। बिल्कुल नहीं मिले। बीआरएस पार्टी ने ये क्लेम किया है, आपका क्या स्टैंड है? क्या है ही नहीं है तो स्टैंड ही क्या है? आप क्या इसमें स्टैंड ही क्या है? विरोध में हम बोलेंगे बस खत्म है। यही तो तू मई चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सर मेरा एक सवाल है। मैं सिद्धार्थ न्यूज 18 लोकमत से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जितना छोटा प्रदेश हो तो उसकी डेवलपमेंट आसानी से हो सकती है। जैसे तेलंगाना छोटा सा राज्य बना और उसकी डेवलपमेंट तुरंत हुई। तो हमारे देश में कई बड़े राज्य हैं। महाराष्ट्र का भी मुद्दा चल रहा है, अलग से विदर्भ की मांग हो रही है, यूपी इतना बड़ा है। तो आपके मुद्दे जो दिख रहे हैं हमें, तो वो छोटे राज्य में सीमित हो सकते हैं, लेकिन बड़े राज्य का डेवलपमेंट कैसा होगा जैसा आपने तेलंगाना में किया। तो आप इस समर्थन में आ सकते हैं कि जो बड़े राज्य है उनका बंटवारा हो, छोटे राज्य बने, जैसे महाराष्ट्र में भी उधर अलग से बने, तो डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। क्या आप बिल्कुल इसके बारे में मैं साफ कहना चाहूँगा, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। 6 लाख वाला सिक्किम भी एक राज्य है हमारे देश में, गोवा भी एक राज्य है, 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश भी राज्य है, और 12.5 करोड़ वाला महाराष्ट्र भी राज्य है। ऐसे है जो नहीं होना चाहिए। राज्य बनाने का कोई एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। एरिया से, रीजन से जोड़ के उसमें भी एक जज्बाती पैदा करके, द्वेष विद्वेष पैदा करके ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समझौते के नाते कंसेंसस लेके सभी को बिठा के, कितना आबादी के लिए राज्य हो तो अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, उसका बात करना चाहिए। राज्य भी हो, राज्य के डिस्ट्रिक्ट भी हो, मतलब किस प्रकार से किया जाए उसका एक हिसाब किताब एक बार देश में हो। ये पार्टी का हमारा नीति है। बिल्कुल इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। एक महाराष्ट्र नहीं, एक विदर्भा नहीं, एक उत्तर प्रदेश नहीं, एक बुंदेलखंड नहीं, पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार का होना चाहिए उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे, हमारे बात देश के सामने रखेंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो बाबली डैम जो है उसको लेकर पिछले कई वर्षों से वाद विवाद चल रहा है, उसके ऊपर बहस। कोई विवाद है ही नहीं है भैया। आपकी बीआरएस पार्टी क्या हल कर रही है? क्या हल करना है बताइए? डैम जो है क्या हल करना बताइए? हल तो सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। नहीं, जो पानी जब महाराष्ट्र के किसानों को मिलना चाहिए तो वो पानी उधर जाता है। सर एक मिनट सीएम साहब, एक मिनट सीएम साहब एक मिनट वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये एक ही मिनट सुनिए, हो सकता है जवाब मिल जाए आपको। हाल में और इससे पहले भी इस एरिया के कुछ नेता लोग मेरे से बात किए थे बाबली प्रोजेक्ट को लेके। बाबली प्रोजेक्ट एक ऐसा नाटक है, एक ऐसा मजाक है आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जनता के साथ। सच है ये बात। बाबली प्रोजेक्ट का क्षमता ही क्या है, उसमें पानी रुकता ही कितना है। एक्चुअली जब मेरे से यहाँ के नेता बात किए, मैंने उनसे कहा हर साल गोदावरी में हम सब गवाह है, हमारे आंखों के सामने कम से कम 2 से लेके 3,000-4,000 टीएमसी जा रहा है समंदर में, और सब हम तमाशा देख रहे हैं। महाराष्ट्र भी, तेलंगाना भी, आंध्र प्रदेश भी
और कुछ अन्य जगह भी। क्यों वो पानी जाने दे रहे वहां पे? क्या मजाक है ये? क्यों लड़वाया जा रहा है बाबली के जैसे प्रोजेक्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आके जजमेंट दे देती है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो कानून माना जाता है हमारे देश में। क्यों ये सब चक्कर? जब यहाँ के नेता लोग मेरे से बात किया, मैंने कहा को भैया जब तेलंगाना बना